हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। हम अध्ययन कर रहे थे पॉलिटी घटना चक्र का। हमारा टॉपिक था संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। कल हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने उनका भी डिस्कशन किया था और इससे जितने भी विगत वर्षों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी हमने देखा था। आज उससे आगे चलेंगे और जितने क्वेश्चन बचे थे आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम कुछ बातों को जानते हैं जो कि मैंने कल भी बताई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बार सबसे पहले मांग उठी 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज विधेयक के माध्यम से अंग्रेजों के सामने रखा, लेकिन अंग्रेजों ने उस समय इस पे ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार 1922 में संविधान सभा की मांग की गई और यह महात्मा गांधी जी ने रखा, लेकिन इस समय भी मांग को नज़रअंदाज किया गया। ये सभी जितनी मांगे थी वो अनौपचारिक तरीके से थी और पहली बार औपचारिक तरीके से मांग जो रखी गई संविधान सभा की मांग की तो एम.एन. रॉय ने स्वराज पार्टी के माध्यम से की गई और एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। एम.एन. रॉय हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अगर बात करें कि संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया गया, तो मैं इससे पहले बताना चाहूँगी कि 1940 में विश्व युद्ध चल रहा था और अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग की बात को स्वीकार किया और 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से कहा गया कि भारतीयों के लिए ये संविधान सभा का गठन होगा जिसमें ज़्यादातर भारतीय होंगे। लेकिन गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और वल्लभ भाई पटेल इन सभी ने क्या किया, इस मांग को ठुकरा दिया। 1942 में स्टैफोर्ड के क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया और उन्होंने इसमें कहा गया कि भारतीयों के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जिसमें सभी भारतीय होंगे, लेकिन शर्त क्या रखी कि जितने भी भारतीय हैं हमारा इस युद्ध में साथ दें और जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होगा तो हम संविधान सभा के जो गठन है उसकी अनुमति दे देंगे। इस क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में महात्मा गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक दिवालियापन के कगार पर है। पोस्ट डेटेड चेक की इसको संज्ञा दी। इसी समय क्या होता है कि 1942 में ब्रिटेन में चुनाव होता है और जो विंस्टन चर्चिल थे वो चुनाव में हार जाते हैं, उनकी सरकार गिर जाती है। ब्रिटेन के नए पीएम बनते हैं क्लीमेंट एटली। इनका रवैया जो था भारत के प्रति उदार था, तो इन्होंने क्या किया कि कैबिनेट जैसे ही ये पीएम के पद पर आते हैं तो इनके कैबिनेट के 3 महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो 1946 ईस्वी में पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में एक मिशन भारत आता है और यह संविधान निर्माण के लिए होता है। तो इस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आता है। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए 389 सीटों पर हुए और उसके बाद जो 389 सीटों में से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए और 93 सीटें देसी रियासतों के लिए था और 296 सीटों में से 292 सीटें 11 प्रांतीय विधान सभाओं से और 4 जो थी चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थी। 4 कौन कौन से चीफ कमिश्नरी प्रांत बताया था मैंने? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ABCD: A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। और ये संविधान सभा का जो ये चुनाव हुआ था ये किस तरीके से हुआ, तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। अब इसके बाद संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण बैठकें हुई, वो पहली बैठक जो हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई और इस दिन संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो इसमें अस्थायी जो सदस्य बनाए गए वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और मैंने बताया था कि ये जो प्रावधान लिया गया है तो किससे लिया गया है, तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और संविधान की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे, तो मैंने बताया था कि 207। और अगर एम लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग देखें तो 211 सदस्य उपस्थित थे पहली बैठक में। अब दूसरी बैठक कब होती है?
दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और एच.सी. मुखर्जी, टी.टी. कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। डॉक्टर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। और फिर तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है 22 जनवरी 1947 को। और संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन मैंने बताया था। कई बार क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि 26 जनवरी 1949 तक कितने अधिवेशन हुए थे। तो अगर बात करता है 26 नवंबर 1949 तक, तो 26 नवंबर 1949 तक 11 अधिवेशन हुए थे। और टोटल अधिवेशन अगर पूछता है तो 12 अधिवेशन थे। और जो 12वां था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो यही 12वां अधिवेशन था। और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया था? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। सबसे पहला हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू का मैंने बताया भी था और अंतिम हस्ताक्षर जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। और इसी दिन राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान को भी संवैधानिक मान्यता मिली थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो को देश का प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। यह भी पॉइंट याद रखना है। संविधान को लागू कब किया गया? तो देखते हैं 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था और इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन जो उपबंध थे मतलब लागू हो गए थे इस दिन से। संविधान के मतलब काफ़ी प्रावधान जो थे इसी दिन लागू हो गए थे और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था और जितने भी शेष उपबंध बचे हुए थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये इतने तथ्य आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्णतः लागू क्यों नहीं किया गया था? मतलब किया तो कांग्रेस का एक अधिवेशन 1929 ईस्वी में होता है, लाहौर अधिवेशन के नाम से जानते हैं। इसी अधिवेशन में रात में 12 बजे रावी नदी के तट पर मतलब पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता से पहले मतलब 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। लेकिन इससे पहले ही 15 अगस्त 1947 को मतलब आज़ाद हो गया भारत। तो 15 अब ये जो था संविधान निर्माता ये समझते थे कि आने वाली जो नस्लें हैं आज़ादी का दिवस अब 15 अगस्त को मनाएंगी। तो पिछले 20 सालों से जिस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाते चले आ रहे थे, तो वो जो संविधान निर्माता थे उसके महत्व को खत्म नहीं करना चाहते थे, समाप्त नहीं करना चाहते। इसीलिए 26 जनवरी को ही फिर ये चुना गया, इस दिवस को चुना गया। मैंने बताया था कि जो कई जो प्रावधान है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। तो मैं बता दूं कि 16 आर्टिकल लागू हुए थे उस दिन। आर्टिकल इसमें कौन कौन से है? तो 5 आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 3 to 4 मतलब 324, 366, 367, 389, 380, 388, 341 और 392, 393 और 394 इतने आर्टिकल ये उसी दिन लागू हो गए थे। कब? 26 नवंबर 1949 को। अब बाकी जितने बचे हुए थे तो वो लागू हुए थे आपके 26 जनवरी 1950 को। हाँ, एक पॉइंट और कि संविधान सभा में जो बी आर अम्बेडकर जी का चुनाव कैसे होता है। तो सबसे पहले ये मुंबई प्रांत से चुनाव लड़ते हैं, परिणाम क्या होता है? ये चुनाव हार जाते हैं। फिर ये बंगाल प्रांत से चुनाव लड़ते हैं और परिणाम क्या होता है? ये चुनाव जीत जाते हैं। पूर्वी पाकिस्तान जयसुर कुलना सीट से ये लड़ते हैं। फिर से जो अम्बेडकर जी का जो चुनाव होता है तो मुंबई प्रांत से जब चुनाव जीत जाते हैं तो पुरी क्षेत्र से लड़ते थे। फिर से अम्बेडकर जी चुनाव लड़ते हैं मुंबई प्रांत से और ये पुणे क्षेत्र से लड़ते हैं। एम.आर. जयकर को अपना इस्तीफा देना पड़ता है उस पद से, तो त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इस तरीके से जो संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर जी का चुनाव होता है। अब इसके बाद
संप्रदाय के आधार पर कुछ सीटों का बंटवारा भी होता है। तो सामान्य वर्ग के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए और सिख वर्ग के लिए, तो सामान्य वर्ग के लिए याद रखिएगा 213, मुस्लिम वर्ग के लिए 79 मतलब 89 और सिख वर्ग के लिए 4 सीटें। अब इसमें अन्य तथ्य कुछ और भी हैं, जैसे महिलाएं टोटल कितनी थी, तो 15 और एकमात्र मुस्लिम महिला भी पूछता है। तो एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अजाज रसूल जो थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी, तो इसको भी आप याद रखिएगा। संविधान का प्रारूप किसने बनाया था, तो बेनेगल नरसिम्हा राव ने। क्वेश्चंस में ये भी पूछा है कि वाचन जो है वो कितने थे, तो इसमें 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन कब हुआ, संविधान सभा के कितने वाचन थे, 3। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। क्या, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, सॉरी। तो दूसरा वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1749 तक। 49 मतलब 49। तीसरा वाचन होता है 15 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो मैंने 3 वाचन बताए। पहला वाचन 4 नवंबर में ही कंप्लीट होता है 1948 में, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन होता है 15 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और हाँ, महात्मा गांधी जो थे संविधान सभा के कभी सदस्य नहीं रहे। संविधान सभा को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण कथन भी हैं, जैसे कि क्रिप्स प्रस्ताव को मतलब चेक की संज्ञा किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने, जिसका बैंक दिवालियापन के कगार पर हो गया, सब महात्मा गांधी जी ने बोला था। संविधान सभा को एक जाति की संज्ञा बोला था जो चर्चिल थे, उन्होंने कहा था। और संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। और ये भी कि संविधान सभा कांग्रेस है, कांग्रेसी भारत, ये ग्रेनविल आइंस्टीन ने कहा था। और ये पोस्ट डेटेड जो चेक का वो क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने कहा था। तो ये इतने महत्वपूर्ण ये कथन थे। तो मैंने लगभग सारे महत्वपूर्ण जो बिंदु थे मैंने सारे डिस्कस कर लिए। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे जो रह गए थे कल, उसके आगे का। 26वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, मैंने बताया था 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 दिसंबर को और तीसरे 13 को। 27वां क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन है 22 जनवरी 1947। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने, जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। तो इसको पेश कब किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया। आगे चलकर यही क्या बना, उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना का प्रारूप बना। और प्रस्तावना क्या है, संविधान का दर्शन है प्रस्तावना। चलिए आते हैं 28 क्वेश्चन। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन। 30 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। मतलब पहला, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा, उद्देशिका बहुत सारे महत्वपूर्ण उद्देश्यों का पूर्ति करती है। तीसरा, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा, राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है कह रहा है, तो पहला, दूसरा और तीसरा। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन
भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों मतलब संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। तो इसका ये ऑप्शन सही है, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, तो हाँ था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती, ये भी सही था। और जो संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, तो ये तीनों पॉइंट इसके बिल्कुल सही हैं। 31 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हुए तो भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो मैंने बताया था 12 अधिवेशन हुए थे। तो और इसको बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 11वां अधिवेशन जो हुआ 11वां जो अधिवेशन था 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। और 12वां जो अधिवेशन हुआ 24 जनवरी 1950 को हुआ। तो ये टोटल 12 अधिवेशन थे। 32वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। सही तिथि बतानी है, अंतिम तिथि। तो मैंने बताया अंतिम बैठक कब हुई थी, टोटल 12 अधिवेशन हुए थे और जो अंतिम संविधान सभा की जो अंतिम तिथि 24 जनवरी 1950, मतलब सी ऑप्शन। 33 क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो ये आपका ए ऑप्शन इसका सही है। 34 क्वेश्चन, सूची एक्स को सूची वाइज सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। इस एक तरफ दिए गए ये कि चलिए हम इसका मिलान करते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। एच.सी. मुखर्जी आपका पहले का चौथा। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो ये के.एम. मुंशी थे। तो बी ऑप्शन का तीसरा। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो वी.टी. कृष्णामाचारी। सी का 1। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है, जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन। चलिए इसका फिर से मैं एक बार कर देती हूँ, इसको आप देख लीजिए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वी.टी. कृष्णामाचारी और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। तो इसको भी याद रखना है। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। कौन? एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। 35 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे संवैधानिक सलाहकार, आप बताइए। आते 36 क्वेश्चन पे, उसका आंसर है 35 वाले का, तो उसमें है बी.एन. राव। हाँ, तो क्या थे? बी.एन. राव भारतीय संविधान के समय संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो बी.एन. राव ने ही। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया गया था और जिस पर विचार और परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी.एन. राव का मूल प्रारूप 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। मतलब इनके जो मूल प्रारूप में क्या था कि 243 आर्टिकल अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां उसमें थी। 37 है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? मैंने तीनों वचन की डेट बताई थी। तो जो तृतीय वाचन जो था, तो इसको देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसको आयोग ने इसको आंसर से बाहर कर दिया है। पहला वाचन जो हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक। और जो तीसरा हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो इसमें डेट कहीं दी नहीं गई है। 15 नवंबर 1949 से कब प्रारंभ हुआ? तो प्रारंभ कब हुआ था? 15 नवंबर को, जो कि इस डेट में दी ही नहीं गई, इसमें दिया ही नहीं गया है। तो इसीलिए इसको
हाँ, तो अब कहीं कहीं पे 15 दिया गया, कहीं कहीं पे 17। ठीक है, तो अब इसमें जो आंसर दिया गया है आपका 17 नवंबर है। तो इसका जो है आप लोग, मैं इसको ऑथेंटिक बुक से देख के फिर और बताऊंगी। इसमें जो आंसर है अभी आप 17 नवंबर 1949 मानिए, और ये कब तक चला, तो 26 नवंबर 1949। 38 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तो पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। चलिए इसको मैं पढ़ देती हूँ फटाफट। भारतीय संविधान के उद्देश्य का, जिसको प्रस्तावना कहते हैं, का उल्लेख किया गया है। 26 नवंबर का उल्लेख किया गया है। अब इसमें कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को क्या किया? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। भारत संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की की तारीख थी 26 नवंबर 1949 थी। मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, उसे मतलब उसके पूर्ण होने और पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की अगर तिथियां पूछता है तो भी 26 नवंबर 1949 ही है। इसी दिन क्या हुआ कि नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन जितने भी उपबंध थे, वो मैंने आर्टिकल्स भी बताए हैं, तो वो सारे लागू हो गए थे। और जितने इसके बाद जो बचे हुए उपबंध थे वो थे 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए, प्रभावी हुए। अतः संविधान पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। तो ये याद रखना है कि संविधान पूर्ण रूप से लागू, पूर्ण रूप से क्रियान्वित कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 39 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, ना कि जनवरी को, याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन? 41, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? फिर से वही क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949। 42 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। और ऊपर वाले क्वेश्चन के किस तिथि को अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1900 कितना 26 नवंबर 1949। और संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकृत कब किया गया? तब भी आपका 26 नवंबर 1949। और इसमें क्या है कि संविधान सभा, जो संविधान था, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। 43 क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्यों किया गया? अब इसमें ऑप्शन दिया गया है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। दूसरा है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया और यह एक शुभ दिन था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हाँ, तो मैंने बताया था आपको कि जो ये कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1929 में, लाहौर में हुआ था, और इसी अधिवेशन में रात को 12 बजे रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और उसके बाद क्या हुआ, प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और उसके महत्व को 20 सालों से जिस दिवस को हम मनाते चले आ रहे थे, तो जो हमारे संविधान निर्माता थे उसके महत्व को खत्म नहीं करना चाहते थे, समाप्त नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उसी दिन को चुना गया, 26 जनवरी को ही चुना गया। और इसी का यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को संविधान लागू किया जाएगा। यही चीज़ें दी गई हैं। फिर भी मैं पढ़ती हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गए हम लोग। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये सभी बातें अभी मैंने बता चुकी हूँ अच्छे से। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस 26 नवंबर।
तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे और जिसके फलस्वरूप इसी दिन संविधान को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 45 क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। तो संविधान सभा किसने अपनाया था? हमारी संविधान सभा ने ना। तो संविधान सभा के 11वें अधिवेशन मतलब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, मतलब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया इसको। कब? 26 नवंबर 1949। 46 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया जाएगा, जैसा कि अभी भी पढ़ा। 47 भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियम में कितना क्वेश्चन पूछा गया इससे देखिए। हाँ, तो ये इसमें यूपीपीसीएस मेंस में भी ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन। तो ये डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन इसमें बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से और पंजाब से। तो इसमें जो है बी ऑप्शन दिया गया है। बी का मतलब बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो ये भी मैंने अभी बताया था आपको, लेकिन मैं इसकी व्याख्या फिर से पढ़ती हूँ। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। अविभाजित का मतलब पाकिस्तान के बंटवारे से पहले। तो अब बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बन गया। पूर्वी पाकिस्तान है वो वर्तमान का बांग्लादेश है, तो इसीलिए तो ये कह रहा अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे, मतलब पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारतीय गणराज्य में बम्बई प्रेसिडेंसी के पूर्ण संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर आए थे। ये भी मैंने बताया था। भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूर्ण सीट के लिए उन्हें जो कांग्रेस के M.R. जयकर को त्यागपत्र देकर उनकी जो सीट थी उनको खाली करवाया गया था। पश्चिम ऑप्शन में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभीष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था, इसीलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। 49 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? इसमें इनकी जो ये जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनका जो जन्म हुआ 14 अप्रैल 1991 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। 50 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की जो परिणति थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का उपबंध किया। तो इसमें कह रहा कौन सा सही है? सही कह रहा है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई और दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश प्रांत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, पहला और दूसरा। तो इसमें नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम 1932 में क्या हुआ? लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, तो कांग्रेस मतलब तीसरे और अंतिम जो था ये जो तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया था। इसमें जो था ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर, किसमें? ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों का एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। और ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन था कानूनी विचार विमर्श प्रदान करने के लिए, मतलब किसको? अंग्रेजों को, जो उनकी मतलब जिससे उनके क्या हो हित सुरक्षित रहें।
तो इस मतलब इसलिए यह था ऑल इंडिया फेडरेशन, इसका गठन की बात की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा है इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। कह रहा है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो क्योंकि इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, कारण दिए गए हैं ना, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। मतलब सही तो दोनों है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसको क्योंकि इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है इसलिए आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो गलत। ये इसका मतलब सही स्पष्टीकरण नहीं है, दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। तो भारत का जो संविधान है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर हम जब भी हमको जरूरत होती है तो हम संविधान जैसा मतलब उसके अकॉर्डिंग तो उसको क्या करते हैं, आवश्यकता होती है तो उसके मद्देनजर हम क्या करते हैं, संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान दिया गया है तो संशोधन कर लेते हैं। तो दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य और विचार ग्रहण किए गए हैं। मतलब हमारे संविधान में बहुत सारे देशों से चीजें ली गई हैं, तो इसे एक ग्रहित संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण और कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन सही था। 52 है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ये किया था मौलाना आजाद ने। इन्होंने कहा था कि जो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार पर जब बहस चल रही थी तो उसी के दौरान इन्होंने बोला कि अबुल कलाम आज़ाद थे कि 15 वर्षों के लिए इसको स्थगित की जाए। लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका मतलब इसको जोरदार ढंग से इसका मतलब समर्थन किया इसका कि वयस्क मताधिकार का, तो ये इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो ये सुझाव जो दिया था ये महात्मा गांधी का था। उनका मतलब था कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये जो राजनीतिक दल के रूप में इसको भंग कर दिया जाना चाहिए, ये महात्मा गांधी ने बोला था। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है और इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है, ये कहा था राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का यह कथन था और यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय इन्होंने यह वक्तव्य दिया था। कुछ जो वक्तव्य दिए थे उसी का यह अंश है। 55 है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। मतलब 55 की अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। तो ये कथन किसका था, तो आइवर जेनिंग्स का था। ये प्रस्तुत कथन जो था आइवर जेनिंग्स का था। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। 56 क्वेश्चन किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, तो ये ऑस्टिन ने कहा था। संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया था। किसको, ग्रैनविल ऑस्टिन को, और इनकी पुस्तक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी में यह वर्णित है। 57 क्वेश्चन भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं, तो 15 महिलाएं सदस्य थीं। तो मैंने सबके नाम बताए थे और हाँ, आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर देना है कि इसमें 15 जो महिलाएं थीं संविधान सभा में, इसमें मुस्लिम महिला जो थी उनका नाम क्या था। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आप लोग आंसर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक था कंप्लीट होता है और आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक
और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है और आप लोग सपोर्ट करिए मेरा। इसी के साथ थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।